तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा, जो लोग प्री का भी फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर दे, ठीक है। जिनको प्री का फॉर्म भर दिए वो लोग तैयारी में लग जाए। जो लोग मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए यह सेट ना बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, क्योंकि यह सीरीज किसका है, केबीसी नैनो का है, और जो कराने का टेक्निक है वो एक अलग है। साथ में जो लोग इन्फोर्समेंट दरोगा भरे हैं या फॉरेस्ट, बिहार का फॉरेस्ट आरओ यानी रेंज ऑफिसर डाले हैं, देखिए बिहार दरोगा, इन्फोर्समेंट दरोगा और रेंज ऑफिसर, ये तीनों एग्जाम एक ही आयोग कराती है, एक ही आयोग ने फॉर्म लिया है और एक ही सिलेबस है। तो तीनों का बिल्कुल एक जैसा ही प्रश्न है और इसका कोई बात नहीं बनता है कि मैं सबके लिए अलग अलग ड्रामेबाजी के लिए मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं बनता। एक एक सेट मैं आपको दूंगा ना, टिल द एग्जाम आपको मैं 250 प्लस सेट करा दूंगा। और आप जो लोग बिहार एसएससी के हैं वो लोग जानते हैं कि मैं कैसे कराया हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा भी मेंस होने वाला है तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा अपने ऊपर समय दे रहा हूँ। मेंस मेरा भी बीपीएससी का ही है तो मुझे समय देना पड़ेगा। एग्जाम डेट आ चुका है इसलिए मैं अभी सिर्फ एक वीडियो दे रहा हूँ। तो आप लोग समझिए, आप लोग लगे रहिए मेरे साथ। साथ में जो बिहार एसएससी मेंस देने जा रहे हैं उनका शिकायत होता था कि सर ये प्रश्न बहुत आसान है, तो अब ये जो है आपके ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे पब्लिकेशन यही प्रश्न दे रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि प्रश्न का स्तर कहीं ना कहीं यही होने वाला है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस किया कीजिए। साथ में फुल सेट है, यानी आपको 100 प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये 100 प्रश्न का सेट लगाना आपके लिए सबसे अच्छा चीज़ है। और आज का जो सेट है ये प्रैक्टिस सेट 5 है, यानी इससे पहले हम लोगों ने 5 सेट को लगा लिया है। साथ में यह सीरीज आपको रोज सुबह 7:30 बजे 101% मिल जाता है। कभी कभी नेट समस्या, बहुत सारी चीज़ों की समस्या होती है, तो उसके वजह से थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है, आप मेरे साथ लगे रहिए। आपको एग्जाम में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा ना जो आपको देखा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं लगे रहिए मेरे साथ, दम लगा के और मस्त का पढ़ाई कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, ब्रोमीन होती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको प्रत्येक प्रश्न में इतना समय दूंगा ताकि आप सोच सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा समय लग रहा है ना तो आप क्या किया कीजिए, वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। तो ब्रोमीन होती है, बताना है ब्रोमीन कैसा होता है। ब्रोमीन कैसा होता है, एक लाल द्रव होता है। देखिए ब्रोमीन गहरा लाल रंग का एक तीक्ष्ण गंध का द्रव है, तीक्ष्ण, ठीक है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। अगर हम लोग सबसे भारी धातु की बात करें ना तो ओस्मियम होता है, लेकिन ओस्मियम यहाँ है नहीं, तो इस ऑप्शन में से आपको सबसे भारी चुनना है। तो सबसे भारी क्या हो जाएगा, पारा, मरकरी, ठीक है। बात करें ओस्मियम की तो ओस्मियम से आपको दो चीज़ याद रखना है। क्या है कि इसका प्रयोग फाउंटेन पेन की निब बनाने में, ठीक है, और ग्रामोफोन रिकॉर्ड की सुई की नोक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो अगर हम सोडा वाटर की बोतल खोलेंगे ना तो उसमें से जो निकलने वाला गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या होता है आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या है, एक धन आवेशित प्रोटॉन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के द्वारा कौन सा, तो यकृत, यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, किरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित है। किरोसिन में आपको बताना है कौन से धातु को संग्रहित किया जाता है या उसमें रहता है। किरोसिन में कौन सा धातु रहता है, तो सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थिर होते हैं। कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म। थर्मल फ्लक्स का
रंजती तल ऊष्मा के अंतरण को रोकता है। किससे रोकता है आपको ये बताना है। देखिए जो थर्मल फ्लक्स होता है ना, थर्मल फ्लक्स, इसमें क्या है, विकिरण से, चालन से और संवहन से, तीनों को अंदर ये करने से रोकता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसमें क्या है ये आपको बताना है। उसमें क्या होता है, तो सोडियम और क्लोराइड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपग्रह का उपयोग किया जाता है। उपग्रह का उपयोग कहाँ किया जाता है आपको ये बताना है। देखिए उपग्रह का जहाँ प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो संचार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें तो संचार आपको देखना पड़ेगा, संचार क्या है आपको, टेलीविज़न के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे रेडियो के लिए, नहीं, रेडियो के लिए हम लोग सैटेलाइट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, इसका समतुल्य भार होगा। इसका समतुल्य भार क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए क्या है कि यहाँ पे क्या है, जो आपको एक अम्ल दिया गया है वो कैसा है, त्रिआधारी है, यानी अम्ल की संयोजकता क्या हो जाएगी, अम्ल की संयोजकता 3 हो जाएगी। और इसका अनुभार आपको पता है कितना दिया है, 176 दिया है। चलिए मैं इधर नोट कर देता हूँ। देखिए इसका आपको संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया, और इसका अनुभार कितना हो गया, 176 हो गया। अब आप जानते हैं अनुभार बराबर क्या होता है, समतुल्य भार गुने संयोजकता। तो हमको क्या निकालना है, समतुल्य भार निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अनुभार बटे संयोजकता। तो 176 में अगर 3 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 58.66 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, तो संयोजकता से लगाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। किस वर्ग के व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओ। अगर यहाँ पे ओ निगेटिव होता तो हम उसको प्रेफर करते, ओ निगेटिव जो है ना वो सबको खून दे सकता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर का बात किया जाता ना तो ए बी होता। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। देखिए पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, तो आयरन के। पालक के पत्ते, एक चीज और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि सर्वोच्च स्रोत क्या होता है आयरन का, तो उसमें एक जगह मेथी दिया रहेगा, तो मेथी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने, तो विनायक दामोदर सावरकर ने। देखिए दो लोग थे, दोनों भाई थे, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। इन दोनों ने मिलकर 1899 में क्या करते हैं, एक संस्था बनाते हैं, मित्र मेला उसका नाम रखते हैं, एक संगठन बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसी को 1904 में बीडी सावरकर ने क्या करता है, इस जो मित्र मेला नामक संस्था था इसका नाम बदल के अभिनव भारत समाज कर देते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। कौन सा केस था आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र केस। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी युद्ध में क्या होता है, तोपखाने का प्रयोग करता है बाबर।
अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। छोड़िए, यहाँ पे देखिए सम्राट है और उसके जो विरुद्ध है वो आपको दिया गया है। अब आपको मिलान करना है। सम्राट है और उसके जो विरुद्ध के थे वो आपको दिया गया है। देखिए सम्राट है और उनके जो नाम है ना, तो उसको आपको दिया गया, नाम को एग्जैक्टली मिलाना है, किसको कौन सा उपाधि दिया गया था। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, जो चीज ऐसे प्रश्न में जो आपको आता है उसको आप टिक लगाइए। सबसे पहले प्रियदसी, तो प्रियदसी कौन, अशोक ने अपने नाम के साथ यूज किया किसी शिलालेख में, कौन सा शिलालेख है। अगर आपको याद है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। यानी ए का 2 हो गया। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त किसको बोलते हैं, तो आपको पता है समुद्रगुप्त को पराक्रमांक, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विक्रमादित्य, यानी सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और स्कंदगुप्त को क्या बोलेंगे, तो क्रमादित्य, ऑप्शन 3, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो लॉर्ड कर्जन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो इस प्रश्न को मैं इतना बार करा चुका हूं कि आपको बिल्कुल भी अब ए भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुहरावादी संप्रदाय, सुहरावादी संप्रदाय। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, किसके शासनकाल में आपसे पूछ रहा है। फाहियान किसके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। कौन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन ने। अगला प्रश्न है नाउ और नेबर पैम्पलेट किसने लिखा, नाउ और नेबर पैम्पलेट किनके द्वारा, तो ये रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है दीवान अर्ज विभाग संबंधी था, दीवान अर्ज विभाग किससे संबंधी था, रक्षा विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, कौन थे, तो न्यायदेव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं बता रहा हूं इसके बारे में। 11वीं शताब्दी के अंत में बिहार में क्या होता है, उस समय पाल वंशों का सत्ता था जो खत्म हो जाता है, कब, तो 11वीं शताब्दी में, ठीक है। उस समय क्या होता है कर्नाट राज्य का उदय होता है बिहार में, जिसके संस्थापक कौन रहते हैं, तो न्यायदेव रहते हैं, ठीक है। और उस समय जो उनका राजधानी रहता है सिमरावगढ़ रहता है, ठीक है। और यह जो अभी आज की बात करें कि यह कर्नाट वंश का जो लोकेशन उस समय बिहार का था, अभी कहाँ पे है, तो यह अभी नेपाल के तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पड़ेगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। देखिए किससे, तो उदारवादी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। उदारवादी को ही हम लोग बोलते हैं लिबरल पार्टी। कब लड़े थे, तो 1892 में लड़े थे। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। चलिए समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको बहुत सारी बात बताऊंगा, इससे बाहर शायद नहीं आ सकता है, ठीक है। समुद्रगुप्त का जो विजय गाथा है उसको किसने लिखा था, तो B.A. स्मिथ ने लिखा था, ठीक है। इनका एक दरबारी कवि था, उसका नाम था हरिसेन, और प्रयाग बोल रहा हूँ, इलाहाबाद का जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है इन्हीं के द्वारा किया गया था। और समुद्रगुप्त से एक और प्रश्न पूछा जाता है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त। और इन्हीं के काल में ना सबसे ज्यादा सोना का सिक्का
प्रचलित किया गया था, ठीक है, और उसको कहा जाता था दिनार। और गुप्त काल में विख्यात ये मतलब देखिए दो वैद्य थे, विख्यात वैद्य थे, एक थे धन्वंतरी, दूसरा है सुश्रुत। ये दो जो वैद्य थे ना ये विख्यात थे गुप्त काल में। और चलिए एक जब आया नालंदा विश्वविद्यालय का बात आया तो मैं एक विश्वविद्यालय का बात आपसे और करता हूँ, विक्रमशिला। तो उसके जो संस्थापक थे कौन थे? धर्मपाल थे। अगला प्रश्न है, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? किसने डाला है? इस चीज को आपको बताना है किसने डाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीर मोहम्मद मुनीस। ये चीज आपको भूलना नहीं चाहिए, मैं कितना बार करा दिया हूं। अगला प्रश्न है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? रजत रंगिनी के लेखक कौन है? कलहन। इंडिका, मगस्थनीज। अर्थशास्त्र तो कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताश के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? जो लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे, मैं हिंदी करा दिया हूं, 10-11 प्रैक्टिस सेट कराया हूं, उसको जाके आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, और इन्हीं को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपनी सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। बताना है कि आपको कब कौन बना था। देखिए सबसे पहले आपको जानना है भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में किया गया था और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो कलकत्ता में बनाया गया। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले कहाँ पे आ जाएगा? तो 1875 में कहाँ पे मुख्यालय? कोलकाता में रखा गया, यानी ऑप्शन कोलकाता है सी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कहा जा रहा है कि 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे? तो शिमला। सी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है, चेंज है बी। फिर शिमला स्थानांतरित किया जाता है 1905 में, तो सी हो गया। इसके बाद क्या किया जाता है? शिमला से 1928 में पुणे स्थानांतरित किया जाता है, यानी डी हो जाएगा। और फिर 1944 में दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है, यानी ए हो जाएगा BCDA। तो BCDA किसमें? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सागरीय या महासागरीय। अगला प्रश्न है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? कौन सा होता है? तो प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणें की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? कौन सा है? तो गोंडवाना क्रम का। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? कहां से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेखैया। लेखैया से टोटल 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिनमें अधिकांश का सर क्या था? पश्चिम दिशा में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बात करें हम लोग कागज का तो ऑन्टारियो ये बिल्कुल सही है। सूतीवस्त्र तो डेट्रोइट नहीं, ओसाका कोबे। कौन सा? ओसाका कोबे, तो ये गलत था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है?
कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? कौन सा है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए क्या है, सूची 1 में आपको उद्योग है, सूची 2 में क्या है, तो उसका स्थान दिया गया है। अब आप मिलाइए इसको। आपको देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि, चलिए मैं वो हो गया, हाँ सबसे बड़ी चीज है ना, ऐसे प्रश्नों में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे, आपको एक दो भी पता होना चाहिए। मैं लोहा और इस्पात का बोलूं तो भिलाई, ये बिल्कुल आप सब जानते होंगे, लोहा और इस्पात का भिलाई, ठीक है। इसी तरह मैं खनिज तेल शोधन जो है वो कहाँ पे है, तो खनिज तेल शोधन ये कहाँ पे है, अंबाला में है, तो अंबाला मुकुल, यानी डी का 1 हो जाएगा। ये दो आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होता है। साथ में कागज का बात करें तो टीटागढ़, कागज का कहाँ पे है, टीटागढ़, यानी ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो बच गया बी का क्या हो जाएगा, सीमेंट का क्या हो जाएगा, तो लखेरी हो जाएगा, यानी 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सी नहीं है? देखिए सरसों, सरसों क्या है, यह रबी का फसल है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है, तो भील जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से समारहित सबसे बड़ा देश है? सबसे बड़ा देश आपको बताना है भौगोलिक दृष्टि से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के खनन के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न आप सब जानते हैं, लेकिन जो लोग अगर इसको पहली बार देख रहे हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। किस नदी को बोला जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है, ठीक है। तिब्बत में इसको यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है, साथ में तिब्बत में सांगपो भी बोला जाता है, तो इसीलिए परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसत खारापन है, औसत खारापन कितना है, तो 25 पीपीटी। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 इसको आप लोग पढ़ लीजिए। पहला में क्या है, प्राकृतिक है, दूसरा में उसका प्राकृतिक आपदाय, दूसरे में उसका प्रदेश है। आपको अब मिलाना है प्राकृतिक आपदाय और उसके प्रदेश से। अगर हम लोग बात करें बाढ़ की, तो ये सब लोग जानते हैं बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार का मैदानी क्षेत्र है, ये बाढ़ से सबसे ज़्यादा ग्रस्त होता है, तो ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। दूसरा भूकंप का, तो भूकंप का सबसे ज़्यादा तो हिमालय का गिरपाद्र क्षेत्र, यानी बी का 1 हो जाएगा। सी का हम लोग देखें सूखा का, तो सूखा अगर हम लोग सूखे की बात करें तो मध्य पूर्वी भारत, मध्य का जो पूर्वी भारत है वो आपको ज़्यादा सूखाग्रस्त होता है, यानी सी का 4 हो गया। चक्रवात का हो गया तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा, यानी देख लिए 3 1 4 2, 3 1 4 2 किसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र कहां पे अवस्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और यहां से उत्तम कोटि के कोयले का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना है, माउंट एटना है क्या है, तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और उसका लोकेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको इटली याद रखना है, और इटली में अगर आप सिसिली याद रखते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल क्या है, आग्नेय चट्टान
नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। आज तक आप में से मैक्सिमम लोग उसकी प्रारंभिक तिथि 9 और 11 दिसंबर याद रखे होंगे, लेकिन आज आपसे अंतिम तिथि पूछा जा रहा है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? आपसे पूछा जा रहा है सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एसआर सेन सरकारिया आयोग के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग है एक, क्या है? राज्य वित्त आयोग क्या है? देखिए, राज्य वित्त आयोग क्या है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है और यह भाग 9 में अनुच्छेद 243 झ में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? किस रीट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? देखिए, आप सब जानते हैं सरकारिया आयोग क्या है, तो राज मतलब संघ और राज्य से संबंध है। राजमन्नार, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुच्छ समिति, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होगा। तो देखिए, राजमन्नार भी मैं एक वीडियो में बताया हूं और पुंछी आयोग भी बताया हूं, तीनों क्या है? तो संघ राज्य से संबंधित है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति ये नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति यानी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे? चलिए मैं आपको बता देता हूं ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से सदस्य थे। तो एक गोपाला स्वामी अयंगर, ये तो थे। दूसरा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो ये भी थे। इसके बाद जो आपको आते हैं एक के मुंशी, उसके बाद मोहम्मद सदुल्लाह, डीपी खेतान, और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, इनके जगह पे टीटी कृष्णामाचारी और एन माधवराव ये सब आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3 इसमें आपको करेक्ट है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है आपको बताना है। क्या होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना। कब? जब नया, देखिए प्रोटेम स्पीकर कैसे आया, जो नया जो इलेक्शन होता है लोकसभा का ना, उनमें सदस्यों को शपथ दिलाने का ही काम होता है इनका। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? किसने गठित किया था? तो मोरारजी देसाई ने गठित किया था। और मंडल आयोग किससे है? तो ओबीसी के रिजर्वेशन से है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन कैसे किया जाता है, कौन करता है, ये बताना है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, तो ये भी बात सही है। यानी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? किस वर्ष? तो 1987 में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में जो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है वो कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
किसके तहत? तो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ये हर नागरिक को अधिकार प्राप्त है, वो झंडे लगा सकता है। मैंडेटरी नहीं है, ये उसका अपना चॉइस हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं? चलिए मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं ताकि ये दिख जाए आपको। राज्यसभा में क्या होते हैं ये आपको बताना है। देखिए 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य क्या होते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 280 यहीं पे आप सब काट सकते हैं, इसको 75 था, 252 ऐसे ही काट सकते हैं, इस सबको कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार करें। निम्न शब्दों पर विचार करें। देखिए कैसे? तो सार्वभौमिक, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में कितने? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और लोकसभा की बात होती तो 2 तक रहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, तो ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे न्यायिक पुनर्विकसन, तो ये नहीं, ये किसका? ये न्यायालय का काम है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, कौन कर सकता है? ये आपको बताना है। देखिए कौन कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और एक चीज और पूछा जाता है कि लोकसभा को भंग करना एक किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है 85(2) का ख, ऐसे आपको 85(2) का ख ऐसे करके याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? नालंदा परियोजना किस? तो अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? अगर देखिए कोई प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है ना, तो एक बार पढ़ के देखा कीजिए, ऐसे प्रश्न में कौन सा नहीं है या कौन सा है, में पूरा ऑप्शंस पढ़ के देखिएगा। अगर आप पूरा ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, तो बहुफसलीय योजना ये भूमि सुधार का पार्ट तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? क्या होगा? प्रति व्यक्ति उत्पाद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? कौन देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? लघु उद्योग की कौन सी समस्या नहीं है? देखिए लघु उद्योग में बहुत सारी समस्या हो सकते हैं, लेकिन हड़ताल एवं तालाबंदी की समस्या इसमें कभी नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, हरित विकास जिसको ग्रीन डेवलपमेंट बोलते हैं के लेखक हैं, कौन है हरित विकास के लेखक? तो WM एडम्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं थी? एकता व्यवस्था की कौन सी विशिष्टता नहीं थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, तो ये तो बात सही है, एकता राजस्व इकट्ठा करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है, याद रखिएगा सियासतनामा। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, नहीं, ये गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है और 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
85 देखिए इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 87। 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 88। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 89। 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 89 सॉरी 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का भी ऑप्शन सी। 91 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 92 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 94। देखिए मैं मैथ नहीं कराता हूँ, रीजन क्या है, मैथ क्योंकि मेरे पास वैसा साधन नहीं है कि मैं मैथ आपको करा दूँ। मैं आपको दे देता हूँ और आप लोगों का जिस दिन भी डिमांड आएगा कि हाँ सर मैथ का कोई मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मैं उस दिन से उसमें डालना स्टार्ट कर दूंगा। अभी कोई डिमांड नहीं है, मुझे लगता है कि आप सब बना लेते हैं इसलिए मैं भी नहीं डालता हूँ। 94 का जो करेक्ट आंसर है इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 95। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 96। 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 97 का देखिए 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 98। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 99 देखिए 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 100 तो 100 का देखिए 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इस तरह से आज हम लोग 100 प्रश्न को देखे हैं। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताया कीजिए कि आपका स्कोर क्या था। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा और बाय बाय।